मैंने क्या कहा? सुना, सब लोगों ने सुना, पर अब तुम भी हमारी एक बात सुन लो। हम में से कोई नहीं जाने वाला कुलकर्णी सरकार के खेत में काम करने के लिए। क्योंकि अगर हम में से कोई जीतता है तो सबका भला होगा, और अगर कुलकर्णी सरकार जीते तो सिर्फ उनका भला होगा। और साईं ने कहा है कि जब पुरस्कार के पैसे आएंगे तो शिरडी में सबका भला होगा। हाँ, यहाँ शिरडी वासियों के लिए कुछ दिनों की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हम सब सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दो कौड़ी के श्रमिकों का इतना दुस्साहस कि कुलकर्णी सरकार के आदेश की अवमानना करें। मैंने इससे पहले कभी भी शिरडी में धार्मिक विविधता पर ध्यान नहीं दिया था। लगता है मुझे दूसरा विकल्प मिल गया। बैरागी हमारे मार्गों में बाधाएं खड़ी करता रहेगा रत्नाकर जी। कुलकर्णी सरकार, इस समय अपने गुस्से पर काबू रखिए। ये समय हमारा आपा खोने का नहीं है। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि मैदान में उतरने से पहले अपने पास 2 विकल्प तैयार रखना। खेल के मैदान में तुम्हें कभी मात भी खानी पड़े, अपनी हार को स्वीकार कर लेना, पर फौरन दूसरे विकल्प को प्रयोग में ले आना। मैदान कभी मत छोड़ना। रत्नाकर जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। हरिओम। ये देखो मैं अरे वाह, मस्त है। ये देखा, मेरी भी देखो। वाह, अच्छा। अरे केशव, बहुत दिनों के बाद हमारे साथ खेलने आए हो तुम। हाँ, और ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अधिक मास में हमें जो उपहार मिले हैं ना, उसे हम एक दूसरे को दिखा रहे थे। अच्छा, किसने दिया ये सब? ये मेरे नाना ने मेरे लिए कोल्हापुर से भेजी है। और ये मेरे चाचा ने मेरे लिए कुर्ता भेजा है। और ये मेरे मामा ने लड्डू भेजे हैं। वो हलवाई है ना। लो, तुम भी लो। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी मामी ने मेरे लिए कंगन भेजे हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर है। केशव, तुम्हें तो ढेर सारे उपहार मिले होंगे ना? हमें बताओ तुम्हें क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ना ही मेरे मामा है या ना ही मेरे नाना। लेकिन रिश्तेदार तो होंगे तुम्हारे। ऐसे कैसे? सबका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होता ही है। ये जरूरी तो नहीं।
भाई का नाम कभी नहीं लूंगा। अपने वचन पे अटल रहेगा ना? हाँ पिताजी। ये कंगन मेरे लिए? हाँ, ये आपके लिए अधिक मास का उपहार है दीदी, और ये मेरी तरफ से आखिरी तोहफा होगा जो आपकी शादी से पहले मैं आपको दे रहा हूं। शादी के बाद मेरा भाई मुझे भूल जाएगा या मैं उसे भूल जाऊंगी? हमारी यही कोशिश होगी कि हम हर पर्व त्योहार एक साथ मिलकर मनाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को उपहार देंगे। जब तुम्हारे मायके से एक भी भेंट या उपहार नहीं आता है तो बुरा तो लगता होगा ना तुम्हें। इतने सालों में दादा के ससुराल से एक भी भेंट नहीं आई है। बड़े ढीठ निर्लज है सबके सब। और वही नहीं, वो तुम्हारा भाई, छोटा भाई, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा अभी। अरे उसकी तो शादी भी हो गई होगी। वैसे कितने साल हुए उसे देखे हुए? समय की करवट बदलते ही सब कुछ बदल जाता है और पता भी नहीं चलता है। मैं आज भी तुम्हें याद करती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। बस मैं तुमसे मिल नहीं पाती हूँ। नंदलाल जी साहब। ये दोनों किसान जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो दोनों, एक हिंदू और एक मुसलमान, कौन है ये? क्या नाम है इनका? साहब ये तो सुल्तान और हरिभाऊ है। सुल्तान और हरिभाऊ। तो तुम सुल्तान और हरिभाऊ से अलग अलग जाकर मिलो और इन दोनों से कहो कि मैं उनसे भेंट करना चाहता हूं। जी साहब। साई, क्या सबके रिश्तेदार नहीं होते? हाँ भी ना भी। हो सकता है कि सबके सगे रिश्तेदार ना हो, लेकिन फिर भी परिवार तो हो सकता है। परिवार का मतलब केवल खून का रिश्ता हो, ये जरूरी नहीं।
हमारे परिवार में कोई भी हो सकता है। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी हो सकता है हमारे परिवार में। हम जिस किसी से भी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे अपना बना सकते हैं, बस वही हमारा परिवार है। मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं है, पर तुम बच्चे मेरा परिवार ही तो हो। ये शिरडी वासी मेरा परिवार है, और जो कोई भी मुझे प्यार करता है, मुझे याद करता है, वो मेरा परिवार ही तो है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रिश्तेदार तो होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से एक दूसरे से सालों तक नहीं मिल पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को याद नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते। बस सभी की कोई ना कोई विवशता होती है। पर ऐसे लोगों के पास अपने परिवार, अपने मित्रों की यादों का, उनकी स्मृतियों का बहुत बड़ा खजाना होता है। और इन्हीं यादों, इन्हीं स्मृतियों के सहारे वो लोगों के दिलों में रहकर अपने संबंधों को और भी मजबूत बनाते हैं। साई, तुमने मुझे अधिक मास के पीछे की कहानी सुनाई थी ना? वो कहानी मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दी। बहुत अच्छा किया लक्ष्मी। अधिक मास हमें याद दिलाता है कि हमें अच्छे काम निरंतर करते रहने चाहिए। तो तुम में से कोई मुझे बताएगा कि अभी हाल ही में उसने कौन सा अच्छा काम किया है? जैसे तुम लोगों को अच्छे अच्छे तोहफे मिले हैं, वैसे ही तुम्हें भी किसी को उपहार देना चाहिए, खास करके उस इंसान को जिसे कोई तोहफा ना मिला हो, ताकि वो इस अधिक मास को आजीवन अपनी स्मृतियों में, अपनी यादों में सहेज कर रखे। साई, हम अभी आते हैं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुल्तान, कैसे हो भाई? जी सब खैरियत। भाई मैंने शिरडी के सभी खेतों का मुआयना किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम्हारे खेत सबसे बढ़िया हैं। और सुना है कि तुम्हारी फसल भी काफी अच्छी होती है। देखो कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि गांव में प्रतियोगिता का माहौल है, थोड़ी देर के लिए उसे दिमाग से निकाल दो। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने जो फसल अभी बोई है उसे आने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हारा पिछले साल का सारा अनाज वो मुझे दे दो। क्या? हाँ भाई, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो ऐसा है कि मैं अपने काम के लिए माल बंबई से मंगवाता था, लेकिन बंबई से माल मंगाने में बड़ी दिक्कत का सामना आ रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अनाज अब यहीं से ही खरीद लो। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो सच कहूँ तो मैं इस जगह से, यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित हूँ। सच में तारीफ के काबिल हैं सब लोग, वरना और कोई जगह होती तो लोग आपस में ही लड़ मर, लेकिन यहाँ के लोगों में कितनी एकता है। ये तो सब साई के बदौलत ही मुमकिन हुआ है।
बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सब वाकई साई के प्रताप से ही तो हुआ है। अब तुमसे क्या छुपाना, तुमसे तो व्यापार कर रहा हूं। मैं अपने बर्ताव से बहुत शर्मिंदा हूं। वो बर्ताव जो मैंने साई के साथ किया था। लेकिन मेरी भी इतनी गलती नहीं है सुल्तान। देखो ना, मैं यहां नया नया आया था और साई की महिमा से अनजान था। दुनिया को बस अपनी ही नजर से देखता था। पर अब नहीं, अब मुझे साई की महिमा समझ में आ चुकी है। अब तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत है और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं भी शिरडी की भलाई के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या हुआ अगर मैं यहां मिल नहीं लगा पाया तो? कोई बात नहीं, मैं शिरडी की उन्नति के लिए, शिरडी की भलाई के लिए और परियोजनाएं और अवसर शिरडी लेकर आऊंगा ताकि शिरडी समृद्ध हो सके। खैर वो सब छोड़ो, तुम अपना अनाज तो मुझे बेचोगे ना? अगर रत्नाकर जी मुझसे अनाज खरीदते हैं तो मेरे पास असलम के निकाह के लिए थोड़े पैसे हो जाएंगे। जी जरूर। नंदलाल जी। जी सर। भाई सुल्तान, ये पेशगी रकम है। जब तुम अनाज ले आओगे तो बाकी की रकम भी तुम्हें अदा कर देंगे। जी बेहतर। अच्छा सुनो। जी कहिए। तुम अपना अनाज मुझे बेच रहे हो, इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। ऐसा किस लिए? साई, तुम मेरे परिवार हो ना, इसीलिए नींबू शरबत मेरी तरफ से। शुक्रिया लक्ष्मी। शुक्रिया बच्चों, तुमने इस अधिक मास को मेरे लिए यादगार बना दिया। साई, तुम किसी को तोहफा नहीं दोगे? हाँ हाँ, दूंगा ना। देखो सुल्तान, मेरे द्वारा घोषित प्रतियोगिता से वैसे ही गांव में काफी परेशानियां पैदा हो गई हैं। लोग आपस में झगड़ा करने पर उतारू हैं। मेरा इरादा ऐसा हरगिज नहीं था, लेकिन वो फिर भी झगड़ रहे हैं। अब मैं तुमसे अनाज खरीदता हूं तो बाकियों को ये उम्मीद बन जाएगी कि मैं उनसे भी अनाज खरीदूंगा। अब मैं उन्हें तो नहीं बता सकता ना कि उनका अनाज अच्छा नहीं है। अब मैं दुविधा में पड़ जाता हूं, ना उनका अनाज खरीद सकता हूं और वजह बताता हूं तो वो बुरा मान जाएंगे। अब बुरा मान गए तो कहीं फिर आपस में झगड़ा फसाद करने लग गए तो, इसीलिए एहतियातन तुम्हें कहा है कि ये बात किसी से कहना मत। जी बेहतर, मैं अनाज आज आपको भिजवा देता हूँ। खुदा हाफिज।
ये मेरी तरफ से उपहार है। लेकिन साईं ये तो एक है, आप ये किसे देंगे? मुझे देंगे। नहीं मुझे देंगे। नहीं नहीं मुझे देंगे। नहीं नहीं मुझे देंगे। नहीं मुझे देंगे। नहीं मुझे देंगे। मुझे देंगे। नहीं मुझे बच्चों बस, बच्चों बस। ये जिसके पास खुद ब खुद जाएगा ये उसका ही होगा। अपने से? मगर कैसे? मैं इसे जमीन पर रखकर घुमाऊंगा और ये घूमते घूमते जिसके भी पास जाकर रुकेगा ये उसी का होगा। ठीक है ना? मेरे उपहार ने अपने सच्चे अधिकारी को ढूंढ लिया है। अब यह आजीवन उसी के पास रहेगा और वो समझदारी से इसका उपयोग करेगा। अब ये सब तुम लोग आपस में मिलकर बांट लेना और हो सके तो अपने दोस्त को भी जरूर खिलाना। अब मैं चलता हूं, मुझे भिक्षा के लिए जाना है। साई, भले ही तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, मेरा ख्याल रखते हो। मन तो मेरा ये कर रहा है कि मैं अभी दौड़कर तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे लिपट जाऊं, तुम्हारे सीने से लग जाऊं। लेकिन मुझे माफ़ कर देना साईं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं जानता हूं केशव, तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम जो कर रहे हो अपनी मां के लिए कर रहे हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि अपने माँ बाप के लिए किया हुआ त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं गान जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
साहब, हम यहाँ जमीन लेने आए थे। अगर यहाँ जमीन नहीं मिली तो हम कहीं और मिल लगा सकते हैं। नंदलाल, मैं ठहरा व्यापारी आदमी। मैंने शिरडी में अपना बहुत समय और बहुत पैसा निवेश कर दिया है। जब तक मैं ये दोनों चीजें सूद समेत वापस नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सरकार शिरडी को बहुत जल्द विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करने वाली है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो यहां की जमीन सोने से भी महंगी हो जाएगी। इसीलिए तो यहां की जमीन खरीदना चाहता हूं और इसी वजह से मैं यहां के लोगों में फूट डालना चाहता हूं, आपस में लड़ाना मराना चाहता हूं। देखो क्या है कि इनके मन में जब मनमुटाव आ जाएगा तो एक दूसरे से लड़ेंगे। जब मन में अशांति घर कर जाती है तो लोगों का मन उस जगह से उचाट होने लगता है और तब मैं उनके वो घर, खेत और जमीन खरीद लूंगा। मुझे उसी दिन का इंतजार है। खैर, जाकर देखो, वो अनाज लेकर आने ही वाला होगा। जी साहब। बड़ी अजीब बात है, कुलकर्णी सरकार ने हम लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए शिरडी बुलाया है। वही तो, शिरडी में क्या काम करने वालों का अकाल पड़ गया है, समझ ही नहीं आता। भाई साहब सुनिए, हमने तो सुना है हर खेत में अपना किसान खुद ही काम करता है, लेकिन यहाँ तो सब एक साथ ही काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि सारे खेतों का मालिक एक ही हो। क्यों? खेत किसी एक आदमी का नहीं है, पर एक गांव का तो है। इसीलिए हम सब ने एक दूसरे की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए एक दूसरे के साथ काम करने का फैसला लिया है, ताकि शिरडी का कोई भी आदमी पीछे ना रहे, साथ में चले, साथ में काम करे और मुनाफा भी बराबर का बांटा जाएगा सब में। क्या हो रहा है वहां? तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाए हैं, गप्पे मारने के लिए नहीं। चलो। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा, उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। विजेता को 100 या 200 नहीं, पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। क्या करूंगा? अगर आप में से हर एक का सपना पूरा हो जाए तो? अभी अभी आपने कहा कि किसी एक का सपना पूरा होगा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? आप सबकी एकता से पुरस्कार पर सभी शिरडी वासियों का हक होगा। इस राशि को हम शिरडी के कोष में जमा कराएंगे और शिरडी की उन्नति के लिए उपयोग में लाएंगे। आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे आप। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अगर शिरडी वाले अपने गांव के लिए, अपने गांव की भलाई के लिए एकजुट हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? क्यों भाई लोग? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। हम लोगों को वहाँ होना चाहिए, अपने खेतों में होना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। हम लोग वहाँ चलेंगे।
ए, क्या हुआ तुम लोगों को? चलो, पैसे नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग वापस अपने गांव जाएंगे, अपने गांव में खेती करेंगे। क्यों भाई लोग? हाँ हाँ हाँ, हम किसानों के भाईचारे और इनकी एकता को नहीं तोड़ेंगे। हम यहाँ काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलो चलो भाई लोग। ऐसे कैसे कह सकते हैं इन लोग? अरे रुको, अरे सरकार तुम्हें 3 गुना मजदूरी देंगे। अरे 3 गुना, 3 गुना। पंता जी, मजदूर तो चले गए, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जो भी करना है वो सरकार करेंगे हमारे साथ। वैसे अंता जी, आप हल चलाना तो जानते हैं ना? हाँ। बहुत बढ़िया, आप हल चलाइए, मैं खाना लेकर आऊंगा आपके लिए खेत पे। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे अंता जी सुनिए तो। सरकार सरकार सरकार, दूसरे गांव के मजदूरों ने शिरडी पहुंचकर काम करने से इनकार कर दिया और उल्टे पांव वापस चले गए। हाँ सरकार। उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन उससे पहले रत्नाकर राव ने क्यों बुलाया है ये जानना जरूरी है। हरिओम। हे खंडोबा जी, पिछले कुछ दिनों से अपने घर की, अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं उनसे मिलने अपने मायके तो नहीं जा सकती हूँ, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सब खुश रहे, कुशल से रहे और स्वस्थ रहे। भगवान करे आपकी मनोकामना पूरी हो। मुझे कहीं कोई साईं से बात करते देख ना ले। अंताजी पंताजी तो सरकार के साथ रत्नाकर जी के घर गए हैं। प्रणाम साईं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। ईश्वर करे आप अपने प्रियजनों के साथ हमेशा खुश रहें। काश आपकी बात सच होती साईं। मिठाई तो मैं जरूर लूंगा और सबको खिलाऊंगा भी। खुशियां जो आने वाली हैं। क्या हुआ बहू? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? लगता है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और अंदर से 7वां मिलन। तो इतनी जल्दी कैसे? आयका थामा जरा, थामा। बहू को बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हमें किसी दाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर यहाँ कैसे? इस बियाबान जगह में दाई कहाँ मिलेगी? और आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा, अब हम क्या करेंगे?
हुजूर, मैंने अनाज आपके गोदाम में रखवा दिया है। धन्यवाद नंदलाल जी। शुक्रिया। अच्छा हरि भाव, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुमने इस सौदे के बारे में किसी से चर्चा तो नहीं की ना? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। और वैसे भी शिरडी में मेरे कारण लड़ाई झगड़े हो, वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। इसलिए किसी को कुछ नहीं बोला और नहीं बोलूंगा मैं। हुजूर, मैं चलूं? साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आपने इन दोनों से अनाज क्यों खरीदा? नंदलाल, तुमने ये देखा कि मैंने 2 लोगों से अनाज खरीदा, लेकिन उन 2 लोगों के नाम पर गौर किया तुमने? हरि भाव, सुल्तान, हिंदू, मुसलमान, और दोनों के दोनों पक्के दोस्त। लेकिन इतने पक्के दोस्त होने के बावजूद अब दोनों एक दूसरे से बातें छिपा रहे हैं। और जहां लोग एक दूसरे से बातें छिपानी शुरू कर देते हैं, वहां गलतफहमी आ ही जाती है, दोस्ती चाहे कितनी भी पक्की हो। और जहां गलतफहमी आती है, वहां मनमुटाव भी आ जाता है। अब अगर इनकी इस लड़ाई को हम किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम लड़ाई में तब्दील कर सके तो बस मजा आ जाएगा। अगर इनकी लड़ाई सांप्रदायिक रूप ले ले तो समाज में इतना जहर घुल जाएगा कि फिर वो साई लोगों को लाख श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाता रहे, कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जब एक बार लोगों के मन में धर्म कर्म वाला जहर घुस जाता है ना, तो फिर उसके बाद में उन्हें कोई कितना भी धर्म कर्म पाठ पुण्य समझाने की कोशिश करे, कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ता। वो ऐसी गहरी खाई में गिर जाते हैं कि वहां से उबर पाना असंभव होता है। मैं बस उसी समय का इंतजार कर रहा हूं। लो, लो भाईजामा, मुंह मीठा करो। अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देखकर, लेकिन मुझे भी तो बताओ कि बात क्या है। बहुत जल्द इन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। उसके बाद इनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। अच्छा, लेकिन वो शुभ समाचार क्या होगा ये भी तो बता दो। भाई, यहाँ आसपास में कोई गांव है जो हमारी मदद कर सके? हाँ है ना, पास में एक शिरडी गांव है। वहाँ के पाटिल बहुत भले आदमी है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। क्या नाम बताया गांव का? शिरडी। शिरडी? शिरडी हम कभी नहीं जाएंगे। हमने वर्षों पहले एक कसम खाई थी कि हम शिरडी में कदम नहीं रखेंगे। हम शिरडी नहीं जाएंगे। और उस वादे का क्या जो बहू को घर लाते वक्त हमने किया था कि हम इसे बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखेंगे? बहुत तकलीफ हो रही है इसे, हमें किसी दाई को दिखाना पड़ेगा। ये वो समय नहीं है कि हम इन सब बातों को पकड़ कर बैठे।
क्या आपकी कसम हमारी बहू की जिंदगी से बढ़कर है? ठीक है भैया जल्दी शिरडी चलो। चलो शिरडी चलो। भाई साहब का साईं के कहने का क्या मतलब था? मेरा मतलब है कि कहां से और कैसा शुभ समाचार मिलेगा? ये तो मैं नहीं जानती बहिनी, लेकिन अगर साईं ने कहा है कि आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा तो जरूर कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। आपको बस उस पल का इंतजार करना होगा। वैसे भी साईं की बातें तभी समझ में आती है जब वो क्षण आपकी जिंदगी में आता है, उससे पहले नहीं। लेकिन ये तो तय है कि अगर साईं ने कहा है तो अवश्य होगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।